What is the meaning of partner's loan? Anybody of you all can explain? What is a loan taken? Is it an asset or student, is it a liability? When you take a loan, is a liability. Now, when a business or when a firm takes a loan from a partner, it becomes what? It becomes a liability for the business. ये ध्यान रखो। ये वाला जो सम है जो आज हम कर रहे हैं, this sum is having a partner's loan का concept. Every sum will be having some different adjustment, although 60 to 70% of the transactions will be the same, where you will have purchases, sale, carriage, returns हो जाएगा, salary, wages, closing stock, more or less depreciation. ये ज़्यादातर हर एक sum में common रहेगा. But then 2 to 3 things will be different, and most of the varieties have been covered. Current account वाला part हम लोगों ने already 2 sum class में लिए हुए हैं. One sum we had taken as homework. तो आज हम पार्टनर्स लोन वाला एक पार्ट ले लेंगे, उसको समझा भी दूंगा मैं तुम लोगों को. अभी खाली एक ब्रीफ रिमाइंडर दिया हुआ है. इट इज नॉट द एंड ऑफ द सब. विल डिस्कस दैट. वर्किंग के लिए जगह बनाएंगे, उसमें ये सब चीजें सॉर्ट आउट करेंगे. ओके, तो पहले तो अपना रेगुलर प्रोसेस करेंगे. कौन सा ट्रेडिंग पीएनएल में क्या क्या जाएगा. लेट अस जस्ट स्टार्ट विद इट. What kind of information is given? Just read it out. Sucheta and Gayatri are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Okay, the PSR is given to us. PSR is nothing but it is 3:2. मतलब 3/5 and 2/5. वैसा रेशियो लेना है. आगे इंफॉर्मेशन दी गई है ट्रायल बैलेंस की. Let us see all of you. Purchase and sales. What does it mean? डेबिट साइड वाला जो है देखो वो परचेज हो जाएगा. कितना दिया आपको? 65,000. और क्रेडिट साइड वाला जो है वो आपका सेल्स हो जाएगा. मतलब दोनों साथ में दे दिया उन लोगों ने. अभी तक के सम्स में क्या था? परचेज अलग देते थे, सेल्स अलग देते थे. बट तुम लोगों ने एक बात ऑब्जर्व की होगी, परचेज भी डेबिट साइड ही आता था और सेल्स क्रेडिट में ही आता था. बट दिस सम दे हैव गिवन इन कंबाइंड. That is, debit side will be your expenses being purchases as raw material, और credit side वाला आपका revenue है जो आपका sales बन रहा है. Okay, आगे work manager salary. Works manager salary means फैक्ट्री चलाने के लिए. स्टूडेंट सुनना और समझना, नोट करना. फैक्ट्री चलाने के लिए हम लोगों ने एक मैनेजर रखा. उस मैनेजर को हम क्या बोलेंगे? वर्क्स मैनेजर. ध्यान रखना. अच्छा, फैक्ट्री चलाने के लिए हमने मैनेजर को रखा. अगर फैक्ट्री चलाने के लिए मैं मैनेजर रख रहा हूं तो वो मेरा ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में जाएगा? वो ट्रेडिंग में जाएगा, बिकॉज ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है. सैलरी देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सारी की सारी सैलरीज हमेशा मेरी पीएनएल में जाती है. नो, ये कौन सा वाला सैलरी है? वर्क्स मैनेजर सैलरी. देन हु इज अ वर्क्स मैनेजर? तुम्हें वो मीनिंग समझना पड़ेगा. वर्क मैनेजर इज अ पर्सन हु नॉर्मली लुक्स आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और द फैक्ट्री रिलेटेड ट्रांजैक्शंस. और वो क्या होता है? देखो फिर से बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात. वर्कर 2 टाइप के होते हैं. ओके, यू जस्ट कंसीडर. वर्कर्स की अगर हम बात करें तो 2 टाइप के होंगे, स्किल्ड एंड. आया समझ में तुम लोगों को? स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. स्किल्ड मतलब क्या होता है? हु इज अ स्किल्ड वर्कर? जो थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, बराबर है. और अनस्किल्ड क्या हो जाएगा? जो शायद कम या थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा. नॉर्मली क्या होता है? अनस्किल्ड वर्कर को वेजेस देते हैं. सुनना मेरी बात. These people we assume, हम ये assume कर रहे हैं यहाँ पे कि उन लोगों को हम क्या प्रोवाइड करेंगे? वेजेस. क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो कहाँ किससे रिलेटेड है? फैक्ट्री रिलेटेड है. इसीलिए ज्यादातर हम क्या मानते हैं कि वो कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट.
लेकिन स्किल्ड वर्कर की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो इनको हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं, बराबर है। और ये नॉर्मली ध्यान में रखना, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, सर्टेन काइंड ऑफ स्किलफुल वर्क। अब वो स्किलफुल वर्क कहां पे भी हो सकता है, ऑफिस में भी हो सकता है, या फिर वो फैक्ट्री में भी हो सकता है। फैक्ट्री चलाना सबके बस की बात नहीं होती है। एवरीबडी डू नॉट हैव दैट स्किल कि आप एक फैक्ट्री को मैनेज करो, आप 100-200 एम्प्लॉयज को आप संभालो। तो ऐसे में हमने एक व्यक्ति रखा जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वर्क्स मैनेजर। और ये जो वर्क्स मैनेजर है वो स्किल्ड बंदा है, लेकिन वो कहां काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है। इसीलिए वो जो ट्रांजैक्शन है दैट विल फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एक्सपेंस, और वी से इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। समझ रहे हैं मैंने क्या बताया? याद रखना, ये क्या सिर्फ क्या नहीं देख के तुम लोग कंफ्यूज हो गए, सिर्फ सैलरी देख के कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर वो किसका सैलरी है? बेटा वो वर्क्स मैनेजर सैलरी। तो सर वो किधर जाएगा? सर वो फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो मैं ट्रेडिंग में ले लूंगा। पता, चलो आगे। ओके, 1 कैपिटल अकाउंट दोनों पार्टनर्स का 75,000 एंड 40,000 वही बैलेंस शीट में। लेकिन आज क्या करना है, अभी जगह छोड़नी पड़ेगी इसके नीचे। क्यों जगह छोड़ोगे? क्यों? हाँ, ये फ्लक्चुएटिंग मेथड है, वेरी गुड, बराबर है। अभी तक हमने करंट अकाउंट वाला लिया था, तो करंट अकाउंट में लिखते थे। करंट अकाउंट के पहले जो सम्स हम लोगों ने लिए थे वो वाले सम्स में इधर जगह छोड़ देते थे। तो सुचेता इनर कॉलम, गायत्री इनर कॉलम, लेकिन सुचेता के नीचे 3 लाइन छोड़ देना, गायत्री के नीचे 3 लाइन छोड़ देना। ओके, कम ऑन द अदर साइड। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, डेटर्स एंड क्रेडिटर। डेटर डेबिट साइड वाला 47,500, बराबर है, अमाउंट चेक करो। और क्रेडिटर 35,000 का है, तो डेटर ऑन द असेट, क्रेडिटर इन द लायबिलिटी साइड। वेजेस एंड सैलरी, बोलो ट्रेडिंग अकाउंट, वेजेस एंड सैलरीज। ओके, तो फर्स्ट क्या है वो ध्यान रखो। बिल रिसीवेबल असेट, ओके शाबाश। बिल्स पेएबल लायबिलिटी, वेरी गुड। डिस्काउंट विच साइड? क्रेडिट साइड। क्यों क्रेडिट साइड? रिसीव्ड है, मिला है, देख लेना क्रेडिट साइड दी हम लोग। फिर मोटिव पावर, फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंस है ये, बराबर है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट। कस्टम ड्यूटी, बराबर डायरेक्ट एक्सपेंस, ओके, रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फिर इंटरेस्ट, P&L अकाउंट। अनप्रोडक्टिव वेजेस, अनप्रोडक्टिव वेजेस मींस नॉट रिलेटेड टू व्हाट? फैक्ट्री। साफ सफाई किसी ने किया होगा, ऑफिस का, ऑफिस का, ये मानना। सुनो, wages are classified into 2 parts. One is your productive wages and unproductive प्रोडक्टिव वेजेस। मतलब क्या होगा स्टूडेंट? प्रोडक्टिव वेजेस आर नथिंग बट, जो आपको क्वेश्चन में सिर्फ क्या दिया होता है, आया समझ में? वेजेस। अच्छा, सिर्फ वेजेस कहाँ लिखते हो? ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको अगर कल सुबह कोई सम कर रहे हो, बोर्ड में कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वेयर यू आर गिवन प्रोडक्टिव वेजेस एज वेल एज अनप्रोडक्टिव वेजेस, तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है कि प्रोडक्टिव वेजेस आर जस्ट टू बी कंसिडर्ड एज वेजेस, और अनप्रोडक्टिव वेजेस जो है ये नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं, ये किससे रिलेट करेंगे? ऑफिस रिलेटेड मान लो, प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। इट मींस ये आपका एक्सपेंस कौन सा बन जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसीलिए प्रोडक्टिव वेजेस आपका आ जाएगा कौन से अकाउंट में? ट्रेडिंग, और ये आपका आ जाएगा P&L अकाउंट।
So, दो चीज हुई क्लासिफिकेशन में, वर्कर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हम लोगों ने, ओके, और हम लोगों ने वेजेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको वेजेस में प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव दिए, दिमाग उधर एग्जाम में चलना चाहिए हमारा कि सर वो अनप्रोडक्टिव है, वो डायरेक्ट फैक्ट्री रिलेटेड नहीं है, तो सर वो कहां पे जाएगा, सर वो असेट लायबिलिटी तो बनने वाला नहीं है। तो अगर ट्रेडिंग में नहीं आ रहा है, सर वो असेट लायबिलिटी नहीं बन रहा, देयर इज ओनली वन वे, one account which is pending, that is our P&L account which is specified over here, और यही हमारा ट्रांजैक्शन है जो हमें ट्रायल बैलेंस में अभी दिया है अनप्रोडक्टिव। क्लियर है, बाद में नोट करना है सभी लोगों को। ओके, आगे देखो, कोई डाउट्स आ रहे पूछो। ऑडिट फीस, यू पीपल आर क्वाइट अवेयर, P&L में चला जाएगा, रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन है ये अभी। रेंट अगेन P&L, कन्वेयंस P&L, ओके, आने जाने का जो भी नाश्ता चाय पानी कन्वेयंस में सब मान सकते हो। गुडविल बोलो असेट, इंटेंजिबल असेट है गुडविल, ओके, बट उसको हमें फिर असेट में ही लिखना है, वेरी गुड। कॉपीराइट असेट, अगेन इंटेंजिबल असेट। वर्क ऑफ आर्ट कॉपीराइट के लिए, राइट, म्यूजिक, फिल्म्स, ये सब चीजें आ जाती है कॉपीराइट के अंदर। फिर बिल्डिंग असेट हो जाएगा, अगेन फिक्स असेट है ये भी। सुचेताज लोन, मतलब पार्टनर का लोन है। देखो अभी पार्टनर, ये मैंने बताया अभी इंट्रोडक्शन में कि सुचेता इज अवर पार्टनर। इन लोगों ने, इसने इनफैक्ट, इन लोगों ने भी नहीं, इन्होंने फर्म को लोन दिया। कितने का लोन दिया चेक करो, 6150। अच्छा, फर्म का लोन है तो फर्म के लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा। आप लायबिलिटी में क्या लिखोगे, सुचेताज लोन अकाउंट, लेकिन इनर कॉलम में लिखना उसको, क्यों मैं बताऊंगा बाद में। उसके लिए प्रोविजन है इंटरेस्ट का, तो उसको आपको उधर डॉट कर दो अभी सुचेता के बाजू में, वो लोन के बाजू में। इन्वेस्टमेंट बोलो, ओके, वेरी गुड। एंड कैश एट बैंक, एडजस्टमेंट चेक करें। क्लोजिंग स्टॉक रेगुलर है, डोंट वेट फॉर दैट, ये सब चालू कर देना है, अभी वेट नहीं करेंगे। सेकंड वाला, गुड्स कॉस्टिंग 3000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल, आप कुछ भी वस्तु फ्री में देते हो तो आपके लिए क्या बन रहा है, प्रचार कर रहे हो ना, इट इज अ काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट। इन लोगों ने 3000 का माल प्रचार के तौर पे किया, एडवर्टाइजमेंट का इफेक्ट लेंगे हम लोग बाद में। दो जगह पे आएगा, जिसको आ रहा है और कैन डू इट। एक, बाय गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बराबर है, और क्योंकि गुड्स जा रहा है फॉर्म से, बराबर, और ये एडवर्टाइजमेंट है, तो आपको दूसरा इफेक्ट कहाँ पे देना है, P&L के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट करके, और ब्रैकेट में लिख सकते हो गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, अपने समझने के लिए लिख लो। नहीं आ रहा है तो हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका इफेक्ट ले लेंगे, बट द पीपल हु नो कैन गो फॉर इट, बाकी हम डिस्कशन में लेंगे इसको। मोटिव पावर इंक्लूड 500 पेड फॉर डिपॉजिट ऑफ पावर मीटर, बाद में बताता हूँ। मोटिव पावर के उधर डॉट करो, ट्रायल बैलेंस में देखो किधर है मोटिव पावर, मिला, बराबर है, डॉट करके रखो। बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कर लेना, ओके, डू दैट। आरडीडी बैड डेट भी करना है, डेटर में मार्क कर दो। और क्या दिया है, बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹4000, ओके, विल डिस्कस दैट, अभी कुछ नहीं। काम करो, किससे रिलेटेड है ये ट्रांजैक्शन, बिल रिसीवेबल पे। क्वेश्चन में चेक करो, बिल रिसीवेबल दिया है, बराबर, तो उधर मार्क करो। 2-3 एडजस्टमेंट मत करना, कौन से, मोटिव पावर, बैड डेट भी मत करना पहले, डोंट डू दी बैड डेट वाला पार्ट। जब तक ये बिल रिसीवेबल नहीं होगा बैड डेट मत करना, रॉन्ग हो जाएगा। 2-3 एडजस्टमेंट रुक जाना, ऑन एडजस्ट। Purchases, no adjustment, 65,000, in fact इनर में जाएगा।
आउटर में सेल्स वर्क मैनेजर सैलरी no adjustment, take it in the outer column. Capital account लिखो, partners capital account, Sucheta and Gayatri. Sucheta amount is 75,000. Please write in the inner column. Profit loss consider करना है बाद में. Gayatri is 40,000. Is what is invested by her in the business. Opening stock, trading account. $80,700. डेटर्स 5 लाइन छोड़ देना डेटर्स में, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. $47,500. Creditors $35,000, no adjustment. Wages and salaries no adjustment. Wages and salaries 4,000. Bills receivable इधर में लिखो, एक लाइन छोड़ो स्टूडेंट्स. $22,000. Bills payable $27,300. No adjustment. Outer डिस्काउंट रिसीव्ड है, एक लाइन छोड़ देना ऊपर P&L में. डिस्काउंट मिला हमें 400 रुपीज का, बंगला बन जाएगा इससे. मोटिव पावर, देयर इज एन एडजस्टमेंट, वी राइट इट इन द इनर कॉलम. Custom duties, $1,500. Interest received है
किस पे मिला वो लिखा नहीं है, we'll just take it flat 1300. Unproductive wages, एक लाइन छोड़ देना. $3,000, no adjustment. Audit fees, no adjustment. $2,500. Rent, no adjustment. $1,800, outer column. Conveyance, no adjustment. $2,000. Goodwill, intangible asset. $25,000, outer column. Copyright, again intangible asset. No adjustment. Building, adjustment is given, inner column में लिखो. Depreciation amount calculate भी करके इफेक्ट दे ही देना. जब चालू करो तभी एडजस्टमेंट सारे साथ में ही दो. बिल्डिंग इज 88,000. सुचेताज लोन इधर में लिखेंगे. सुचेता से फर्म ने लोन लिया है 6150 रुपीज का. एक लाइन बिल्डिंग में छोड़ो. इन्वेस्टमेंट 40,000 का आउटर में लेके जाओ. इसी में भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है. एंड देन वी आर हैविंग इज कैश एट बैंक. अमाउंट इज 26,000. पहले रेगुलर एडजस्टमेंट ले लेते हैं. क्लोजिंग स्टॉक 19,700. Second effect on the asset side, 19,700. Goods distributed as free sample. Trading के क्रेडिट में रेगुलर एडजस्टमेंट है ये भी अभी. Buy goods distributed as free samples. बिजनेस से गुड्स गया एडवर्टाइजिंग के तौर पे 3,000 रुपए का. दूसरा इफेक्ट दे दो उसका पीएनएल के डेबिट में. ओके, इसका दूसरा इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में, इट इज एन एडवर्टाइजमेंट. टू एडवर्टाइजमेंट
रेफरेंस के लिए लिखा है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स। ओके, चेक करो इफेक्ट सारे, ये देख लेना जिनको नहीं आ रहा है। गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल इज अ काइंड ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट जिसका दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ले लिया हम लोगों ने। डेप्रिसिएशन ले लेते हैं, लेस 5% depreciation, 4,400 will be the amount of depreciation. 83,600 is the closing value of the asset that we get. दूसरे कोई एसेट पे डेप्रिसिएशन कहीं है नहीं, तो एक ही डेप्रिसिएशन का ट्रांजैक्शन है यहाँ पे, P&L में लिख के डालो। तो डेप्रिसिएशन ऑन एक ही है ना, इनफैक्ट तो कॉमन हेड नहीं देंगे। बिल्डिंग at 5%, 4,400. Okay, finish all this hosting. Now some uncommon transactions. Just wait, I want everybody to wait now. Nobody should have. बाकी इसका है pending, copy down later on. अब कुछ अलग पॉइंट्स बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से स्टूडेंट। फर्स्ट वी विल गो फॉर पार्टनर्स लोन। बताओ मुझे अभी किसने किसको लोन दिया? पार्टनर ने फॉर्म को बराबर है लोन दिया है, इसीलिए तो लायबिलिटी में लिखा है ना फर्म, क्योंकि फर्म ने लोन लिया है, फर्म के लिए कर्जा है। सोच के बताना, कोई भी जब लोन लेता है, नॉर्मल परिस्थिति की बात कर रहा हूं, क्या फ्री में लोन देगा या लोन लेगा? क्या चार्ज होता है उसके ऊपर? तुम और मैं सुचेता है, बराबर है। हम लोगों ने हमारी फर्म को कितने रुपए का लोन दिया? 6150 का। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा फर्म से कि वो मुझे ब्याज दे, क्योंकि मैं सुचेता अलग हूं और फर्म अलग है। ये मेरा पर्सनल पैसा था जो मैंने फर्म को दिया, तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्सनल पैसे को उस पार्टनर के उसके ऊपर लोन के ऊपर इंटरेस्ट प्रोवाइड करें। नाउ कुछ मत लिखो बेटा, कुछ मत लिखो, जस्ट वेट, ऑलमोस्ट स्टॉप, थोड़ा कंसंट्रेट करो। नाउ अंडरस्टैंड दिस व्हाट एम आई टेलिंग यू। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, बराबर है, ऑफ 1932, इट स्टेट्स, ये रूल है कि अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसके ऊपर 6% क्या लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी कंसिडर्ड इफ नो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज स्पेसिफाइड। मतलब सम में अगर आपको और कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, हमारे सम में कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, और उन्होंने स्टूडेंट ये सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है, बट ये भी थोड़ी बोला इंटरेस्ट देने वाले, ये भी तो देखो, यही तो याद रखना है। उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया, लेकिन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का रूल क्या बोलता है कि अगर एक पार्टनर फर्म को लोन देता है
तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म उसको ब्याज दे, वेदर इट इज गिवन इन दिस सम और इट इज नॉट गिवन इन दिस सम। ये बात तुम्हें दिमाग के एक कोने में रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में नहीं लिखा है, अगर तुम इसका इफेक्ट नहीं लेते हो ये इंटरेस्ट का, सम तो टैली हो जाएगा। क्यों सम टैली हो जाएगा? एक इफेक्ट तुम यहां पे दोगे, बराबर है, दूसरा इफेक्ट तुम्हें यहां पे देना पड़ेगा पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म के लिए खर्चा है, फर्म दे रहा है ना ब्याज, तो फर्म के लिए इंटरेस्ट है जो पे कर रहा है, और पार्टनर के लिए ये इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा उसकी लायबिलिटी। तो एक डेबिट इफेक्ट हुआ और एक तुम्हारा क्रेडिट इफेक्ट लायबिलिटी का सामने सामने आ रहा है, तो सम विल गेट टैली बट अमाउंट रॉन्ग हो जाएगा। क्यों अमाउंट रॉन्ग होगा? क्योंकि हम लोगों ने क्या नहीं किया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के इंटरेस्ट के रूल को फॉलो नहीं किया। स्टिल योर सम विल गेट टैली, और टैली करना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, राइट भी तो टैली होना चाहिए। समझ रहे तुम लोगों को? नाउ व्हाट विल यू डू? चेक करो। सुचेतास लोन कितना दिया उन्होंने? 6150 इज द प्रिंसिपल अमाउंट, बराबर है। उसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप का कितना परसेंट इंटरेस्ट लग रहा है? 6%। नाउ कैलकुलेट एंड गेट मी द अमाउंट कि कितना ब्याज आ रहा है इसके ऊपर, वो हम अमाउंट लिख देंगे अभी यहां पर। At 6% rate of interest, 369. आया समझ में? Please do this, all of you. Everybody is expected to get the answer. Okay? अब देखो इफेक्ट कैसे लेंगे इसका, यहां पे लिखो add interest ड्यू भी लिख सकते हो आप, चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी डाल दो। एट 6% 300 टोटल बाद में ले लो बाहर। अच्छा, हु इज गिविंग दिस इंटरेस्ट टू हुम? फर्म इज गिविंग टू दी पार्टनर। अच्छा, पार्टनर को तो मिल गया, पार्टनर बोलेगा भाई मेरे को तो मिल गया, लेकिन फर्म बोल रहा है तेरे को तब मिला जब मैंने तेरे को दिया, तो तेरे बुक में तो इफेक्ट हमने दे दिया है, बट अभी हमें हमारी बुक में भी शो करना है वो जो हमारे लिए एक्सपेंस बनने वाला है। मतलब एक तरीके से सिंपल सी बातें चेक करो, ब्याज देते ही लायबिलिटी का अमाउंट और बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी विल फर्दर इंक्रीज बाय हाउ मच रुपीस? इट विल इंक्रीज बाय एडिशनली 369 रुपीस। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, और फॉर्म जब ये पे कर रहा है तो हियर वी विल राइट इट डाउन टू इंटरेस्ट ऑन Suchita's loan at 6%. We are just writing which amount? Interest का ही अमाउंट। आपको प्रिंसिपल नहीं लिखना है, ये तो अलग है, ये तो लायबिलिटी का प्रिंसिपल है, आपको खाली इंटरेस्ट शो करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। समझा ये वाला कॉन्सेप्ट? आई होप। तो क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, क्या नहीं दिया होगा स्टूडेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया होगा, और उन्होंने ये तक नहीं बोला होगा कि पार्टनर को इंटरेस्ट आपको पे करना है। तो सर मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा? मैंने पहले बोला वही वर्ड मैं दोहरा रहा हूं, दिमाग के एक कोने में वो याद रखना पड़ेगा कि सर अगर इंटरेस्ट फर्म लोन ले रही है पार्टनर से तो उसे ब्याज देना पड़ेगा। क्यों? बैंक से लेते तो नहीं देते क्या ब्याज? पार्टनर है तो क्या घर की मुर्गी दाल बराबर? नहीं है तो क्या पार्टनर है? चल नो, पार्टनर है, छोड़ मैं नहीं देती हूँ, जा बैंक से ले। बैंक 11% चार्ज करेगा तेरे को, जा 11% दे, मैं तो 6% चार्ज कर दूंगा, दे और 5% ज्यादा दे। नहीं नहीं तेरे से ही ले लेते, आजा ब्याज देगा देगा, आ जाओ। अब समझा? टेक्निकली ध्यान रखो। ओके, कम ऑन, डोंट कॉपी नाउ, आई विल गिव यू टाइम, ये टोटली मीटिंग कर लेना फिर।
नेक्स्ट एडजस्टमेंट, motive power include 500 paid for deposit of power meter. मोटिव पावर लिखा है, क्या लिखा है उसमें? इट इंक्लूड्स डिपॉजिट पेड फॉर पावर मीटर। तुम्हें मालूम है इलेक्ट्रिक का मीटर होता है, देखा मीटर बॉक्स बिल्डिंग के नीचे भी होता है। वो मीटर बॉक्स जिस कंपनी की तरफ से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हमसे वो मीटर बॉक्स का पैसा लेती है डिपॉजिट के तौर पर। वो मीटर हमारा, हम सुचेता गायत्री है, हमारा मीटर है, और ये कितना रुपया हमने डिपॉजिट का पे किया था उसके लिए? 500 रुपीज। बट गलती से क्या हो गया, अब एक बात कभी भी याद रखना, बी वेरी केयरफुल। ये देखो, एनी काइंड ऑफ डिपॉजिट इज एन कोई भी डिपॉजिट क्या होगा? अब हुआ क्या, ये देखो, मोटिव पावर, मान लो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, हर महीने लाइट बिल भरोगे, लेकिन क्या मीटर रोज खरीदोगे? तुम घर की बात करो ना, सर नहीं समझा, अरे बाबा घर पे देख लाइट बिल हर महीने भरता है, मीटर का पैसा रोज भरते हो क्या? नहीं भरते। तो इन्होंने क्या किया है, वही गलती हुई है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। मतलब यहां पे पावर मीटर का जो अमाउंट है वो इंक्लूड हो चुका है, तो तुम्हें क्या करना है, ये देखो यहां से लेस करो, डिपॉजिट्स फॉर व्हाट? पावर मीटर, यहां से डिपॉजिट हटा दो, कितने रुपए का? 500, कितना आ जाएगा? 850। अच्छा, पावर मीटर पे डिपॉजिट भरा, ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? कोई भी डिपॉजिट क्या बनेगा? असेट बनेगा। तो उधर से हटा दिया तो असेट में ऐड करना पड़ेगा, तो यहां पे वी विल राइट इट डाउन, डिपॉजिट फॉर पावर मीटर, जितने का डिपॉजिट है सिर्फ उतना ही पे कर, उतना ही लिखना है, असेट उतने का ही शो करो। मतलब ये तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था। क्यों? क्योंकि क्या है, वो डिपॉजिट है। जिनको भी नहीं समझा सुनो फिर से, मोटिव पावर इज योर रेवेन्यू एक्सपेंस, बट उस रेवेन्यू एक्सपेंस में गलती से उन्होंने क्या कर दिया था, एक डिपॉजिट भी डाल दिया था, और वो डिपॉजिट एक्चुअली तुम्हारा क्या होता है? असेट होता है। एक्चुअली यहां लिखने की जगह उन लोगों ने इधर मिक्स करके 1350 में लिख दिया था, वो उनसे गलती हो गई। बट बाद में पता चला कि ये गलती सुधारनी है हमें, तो सुधारने के लिए उन्होंने क्या किया, यहां से हमने माइनस कर दिया, और वो माइनस करके उसका दूसरा इफेक्ट हमने जो रेगुलरली असेट में जाना चाहिए उधर लेके गए। इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन खत्म होगा। एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, ध्यान रखना। कौन से एक्सपेंडिचर को कौन सा एक्सपेंडिचर माना था उन्होंने? कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना, तो हमने यहां से रेक्टिफाई करके उसको उधर ट्रांसफर कर दिया, असेट में डाल दिया। ओके, चलिए अब कितने बाकी है? डेप्रिसिएशन हो गया। अच्छा, बैड डेट का बाद में लेते हैं, लेकिन पहले ये बिल रिसीवेबल डिसऑनर। अब वापस एक्सप्लेनेशन, बराबर है। पहले तो क्वेश्चन में दो बातों के ऊपर ध्यान देना, बिल रिसीवेबल एंड बिल। सर ये ना हम 11th स्टैंडर्ड से सीख रहे हैं, बट हमें इतना मालूम है कि रिसीवेबल आता है तो हम असेट में लिख देते हैं, पेएबल आता है तो हम लायबिलिटी में लिख देते हैं, बट एग्जैक्टली अब ये है क्या, ये बता दो, उसका रहस्य हम आज खोलेंगे।
अपने सिलेबस में एक चैप्टर भी है कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा विल गो विद इट। वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पूरा इसके ऊपर बनता है, ये पूरा चैप्टर का ये मेजर पार्ट। बट है क्या ये, पहले तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा। देखो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 5-7 मिनट आएगा इसके। होता क्या है ये बिल ऑफ एक्सचेंज? बिल ऑफ एक्सचेंज it is an negotiable इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल मतलब आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को भी दे सकते हो, बराबर। इट इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इट इज prepared only on what? क्या होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन? What do you mean by credit transaction? उधार वाला, मतलब माल आज दे दो, पैसा फ्यूचर में लेना। मैं रोकड़ा पे करता हूं ना, तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगा। बट बिल ऑफ एक्सचेंज स्टूडेंट कब बनेगा? जब ट्रांजैक्शन कौन से बेसिस पे होगा? क्रेडिट बेसिस पे, बराबर है। और ध्यान रखना, नॉर्मली दो पार्टी होगी, एक होगा कौन? ड्रॉवर, और एक होगा, क्या लिखा है? ड्रॉविंग। ज्यादा डिटेल में मैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं कर रहा हूं, पर ये टॉपिक को मुझे समझाना। ड्रॉवर और ड्रॉविंग दो लोग होते हैं। ध्यान से सुनना, मैंने एक गुड्स बेचा 4,000 रुपए। जो माल बेचता है वो कौन बनेगा? ड्रॉवर। ये ध्यान में रखना। और जो माल खरीदता है वो व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे? ड्रॉवी। इज नथिंग बट इज अ बायर। बट इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो कौन सा वाला हुआ? क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन। अब ध्यान से सुनना, ड्रॉवर और ड्रॉवी, इसने बोला कि मैं एक बिल बनाता हूं। भाई माल तू लेके जा रहा है, सबूत क्या है? हाउ कुड आई प्रूव कि मैंने तुझे गुड्स बेचा है? तो भारत सरकार बोलती है कि भाई एक काम करो, तुम एक डॉक्यूमेंट बनाओ जिसको तुम क्या बोलोगे? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलोगे। जिसमें जो सेलर होगा ये क्या करेगा? प्रिपेयर्स अ बिल। ये बिल बनाएगा। मान लो 4,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है, 4,000 का बिल ये बनाएगा। और बिल बनाने के बाद ये जो ड्रॉवी है ये क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मतलब क्या? कि मैं तेरे को पैसा देने को तैयार हूं। कितना रुपया? 4,000। ओके, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इनके बीच में जो हुआ था वो 4,000 का क्रेडिट पे हुआ। तो जो बिल प्रिपेयर करेगा उसको क्या बोलेंगे? बराबर है, ड्रॉवर। और वो बंदा क्या होगा? सेलर। और जो बिल एक्सेप्ट करेगा वो हमारा ड्रॉवी होगा। लेकिन आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा जिसको हम बोलते हैं टेन्योर और टेनोर, TENOR। टेनोर मीन्स व्हाट? इट मीन्स कि कितने समय के बाद तू मेरे को पेमेंट करेगा, बराबर है। इन लोगों ने टाइम पीरियड है टेनोर कितने महीने का रखा? 2 महीने का। आज से 2 महीना। अब ध्यान रखना स्टूडेंट, ये जो व्यक्ति है सेलर, वो क्या करेगा? बिल अपने पास रखेगा। कब तक अपने पास रखेगा? 2 महीने तक। और जैसे ही टाइम पीरियड खत्म होगा, 2 महीना खत्म हो जाएगा, ये सेलर
या ड्रॉवर जाएगा ड्रॉवी के पास, ये जो बिल तूने क्या किया था, तूने ही बोला था ना पैसा देगा 2 महीने का, दे दे भाई। यहां तक आया समझ में? एक और पॉइंट ध्यान रखो, इसको आगे लेके जाऊंगा। इसने जैसे बिल एक्सेप्ट किया, जैसे ये बिल बंदा एक्सेप्ट करेगा, ड्रॉवर के लिए वो क्या बनेगा? इसके लिए बिल रिसीवेबल है और ये बिल इसके लिए क्या बनेगा? असेट बन जाएगा। और ये जो बंदा है जो बोलता है मैं तेरे को पैसा दूंगा, ऐसा मैं तेरे को वचन देता हूं, बराबर है, तो उसके लिए ये क्या बनेगा? बिल पेबल बनेगा। और ये इसके लिए क्या बनने वाला है? लायबिलिटी। आया समझ में अभी? अब 2 महीना हो गया है, वापस इधर आ जाओ। ये 2 महीने के बाद ड्रॉवर गया ड्रॉवी के पास और बोला भाई तूने बिल एक्सेप्ट किया, मेरा बिल जिसका पैसा लेना बाकी है मेरे को 4000, तो फिर क्वेश्चन में क्या लिखा है? आप पढ़ो, अब मजा आने वाला है। बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ 4000 का बिल, 4000 रुपया है हमारा। हमारे इस ड्रॉवी ने 2 महीने के बाद जब हम गए उसके पास, उसने बोला भाई आज तो पैसा दे नहीं पाऊंगा, बिल बाउंस हो गया। आया समझ में? डिसऑनर होना मतलब क्या? बाउंस हो जाना। इट मींस ड्यू डेट के दिन, ड्यू डेट के दिन मींस 2 महीने के बाद जब ड्रॉवर ड्रॉवी के पास गया, उसने बोला भाई मैं बिल का पैसा दे नहीं पाऊंगा, करो डिसऑनर। दुखद घटना हो गई। बताओ मुझे हमारा ये बिल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सोच के बोलना, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैसे पता चला? सर क्वेश्चन में लिखा है ना डिसऑनर हो गया। आया समझ में? तो अब तुम क्या करोगे? ये बिल को पहले कम कर दो, जो डिसऑनर हो गया उसको उड़ा दो, क्योंकि हमारे पास कितने के बिल पड़े थे? 22,000 के अलग अलग लोगों के बिल पड़े थे। ये तो हमारे ये 2 लोगों के, ऐसी और भी पार्टीज होंगी। तो उसमें से एक बिल जो 4000 रुपए का था स्टूडेंट, वो हमारा डिसऑनर हो गया। यहां पे यू विल राइट इट डाउन, लेस बिल डिसऑनर कितने रुपए का? ये देखो, करो माइनस, कितना मिलेगा? 18,000। अब हमारे पास कितने का बिल बचा? 80,000। सर ये एक इफेक्ट तो दे दिया, एडजस्टमेंट तो आपको 2 इफेक्ट देने पड़ेंगे ना, दे देते हैं उसको। अब ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बिल डिसऑनर होता है उसका अमाउंट सीधा कहां लेके आने का? डेटर। क्योंकि रूल क्या है कि जैसे अपना बिल बनता है, एक्सेप्ट होता है ना, वो व्यक्ति का नाम कहां से उड़ा देते हैं हम लोग? वो व्यक्ति का नाम हम डेटर से उड़ा देते हैं। लेकिन अब बिल क्या हो गया? बिल डिसऑनर हुआ, तो पहले हमने क्या किया था? पहले वो नाम डेटर से उड़ा दिया, लेकिन बिल डिसऑनर हुआ तो वापस डेटर में ऐड करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? यहां पे बिल कितने का बिल डिसऑनर हुआ? ये देखो 4000, टोटल कितना हो जाएगा? अब ये इफेक्ट खत्म हुआ, अब ये एडजस्टमेंट खत्म हुआ। एक लाइन थी खाली, यहां से लेके चालू किया हम लोग। पॉसिबल नहीं है ये समझना विदाउट एक्सप्लेनेशन कि सर हमारा बिल जो एक्सेप्ट हुआ वो आगे जाके क्या हो गया? डिसऑनर, मतलब बाउंस हो गया। तो अभी हमें
वापस जाना पड़ेगा किसके पास, डेटर के पास। भाई क्या यार तू बिल दे रहा है, पैसा है नहीं तो मैं डेटर बढ़ा देता हूँ, अभी बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ा दो डेटर, तो बिल कैंसिल, आउटर में लेके जाओ, डेटर में ऐड कर दो, क्योंकि इधर माइनस हो रहा है तो इधर प्लस हो रहा है, बराबर है ऐसे। और फिर अब क्या बचा, बस अब तो वही है सर, बट इसीलिए ना आई थिंक, हाँ ठीक है। अब 2000 का बैड डेट माइनस कर दो, कितना होगा, 2000 माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, 49500। 49500 के ऊपर कितना परसेंट है, 3% आरएडीडी है, आरएडीडी ले लो, वो तो रेगुलर जैसे करते हो वैसे ही करोगे, मतलब 49500 का 3%, बराबर ना, पहले बैड डेट फिर आरएडीडी और उसका फिर इफेक्ट यहाँ पे ले लेना, वो तो एज यूजुअल जैसे लेते हम लोग वही आने वाला है। और फिर ट्रेडिंग क्लोज, पीएनएल क्लोज, पीएनएल में जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर में डिवाइड कर दो 3:2 में, बस अब सब हो गया खत्म। आया समझ में ये वाला पार्ट, ओके चलो लेट अस सी। अब पहले तो मुझे 3% वगैरह सब कैलकुलेट करके दे दो, फिर तुम लोग कॉपी करो, लेस कर दो, न्यू बैड डेट्स, what is the amount of new bad debt, 2000, 49,500, बराबर, एंड लेस कर दो 3% न्यू आरडीडी, 49,500 का 3% इनका, माइनस कर लो इससे 40,015, ठीक है, ओके गेट इट डन कैलकुलेशन। इसका दूसरा इफेक्ट दे देता हूं मैं, फिर तुम लोग चालू कर दो क्लोजिंग, कम ऑन। इधर वो पूरा लिखना, बैड डेट, ऐड न्यू बैड डेट, वो पूरा जो विधि विधान से काम करना है। New bad debt is 2000, and new RDD 1485, old RDD is not given, $3,485 लेस ओल्ड आरडीडी, कुछ है ही नहीं, वही अमाउंट बाहर भी लेके जाओ, इसका एक इफेक्ट दिया है, देखो जस्ट वेट, आई थिंक वी हैड नॉट टेकन द सेकंड इफेक्ट ऑफ दिस, एक मिनट चेक कर रहे हैं तो, हाँ दे दिया, फाइन फाइन। इसका टोटल है 6519। कॉपी डाउन एवरीथिंग प्रॉपरली, डाउट्स आ रहे क्लियर कर लो। बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, चैप्टर अभी चालू नहीं हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज, बट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड।
क्रेडिट साइड अमाउंट 2,08,000. GP 850. 50. This is our gross profit. ट्रांसफर करो. Close the profit and loss account. Credit side, how much? 550. Total profit then? 96,996. Okay, check the amount, verify करो. Right. Sucheta and Gayatri. Transfer to कैपिटल अकाउंट. डिवाइड करके पॉइंट में नहीं लेना है, राउंड ऑफ करना है. पॉइंट में लेंगे तो भी चलेगा? नहीं, पॉइंट में लेना ही नहीं. इधर भले वो एडजस्ट होगा, बट यहाँ पे फिर 1 रुपया सुचेता को ज्यादा दे दे और 1 रुपया उनको कम दे दे. बराबर है. पॉइंट में आंसर नहीं आया. नेवर टू बी टेकन. फ्यूचर में भी कोई सम करो, उसमें भी उसको एडजस्ट करो. 198 and 98. Okay. ऐड कर दो. नेट प्रॉफिट ड्राइंग्स वगैरह कुछ है नहीं इस समय. 58,198. टोटल अमाउंट आउटर साइड 1,33,190. एंड गायत्री का नेट प्रॉफिट वी आर टेकिंग. यहाँ पे भी इनका कोई भी ड्रॉइंग्स नहीं है. 78,798 is what we get with Gayatri. No drawings as we discussed. Final tally amount 2,80,850. सर ऐसा पहले ही लिखना पड़ेगा. okay. All the workings and everything right properly. बिल ऑफ एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट बराबर से समझ के लिखो. बहुत ज्यादा डिटेलिंग नहीं दिया है, बट इस सम के हिसाब से दिस इज इनफ. नेगोशिएबल मींस इट इज ट्रांसफरेबल. यू कैन ट्रांसफर टू एनीबॉडी. जैसे ये बिल इसके पास पड़ा रहेगा, मैंने क्या बताया, ड्यू डेट तक ये बिल ड्रॉवर के पास रहेगा. ये चाहे तो वो बिल किसी और को दे दे, और वो व्यक्ति जाके किससे पैसा लेगा, ड्रॉवी से. तो वो उसने क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. वो बैंक को भी दे सकता है, बराबर है, वो किसी थर्ड पर्सन को भी दे सकता है. इट कैन बी ट्रांसफर टू एनीबडी बाय द ड्रॉवर, क्योंकि ये ओनर कौन है उसका, ड्रॉवर है, क्योंकि उसके लिए वो असेट है, तो वो नेगोशिएट कर सकता है.